नमस्कार प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में हम पहला चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे शीत युद्ध का दौर। और आज हम शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत गुड निरपेक्षता की नीति जो है कुछ टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। गुड निरपेक्षता की नीति की अगर हम बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। और गुड निरपेक्षता की जो नीति है 1956 के विचारों के आधार पर स्टार्ट हुई थी। प्रारंभिक अगर हम इसे बात करते हैं गुड निरपेक्षता के बारे में तो यह प्रश्न बनता है कि गुड निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। गुड निरपेक्षता का मतलब है कि उस समय, क्योंकि ये शीत युद्ध के समय की घटना मानी जाती है, तो गुड निरपेक्षता की जो नीति है उसका मतलब होता है कि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट बने हुए थे और उन दोनों गुटों से हटकर, यानी कि दोनों देशों के सिद्धांतों से हटकर और अपनी नीति के अनुसार कार्य करना गुड निरपेक्षता की नीति कहलाती है। गुड निरपेक्षता के अंतर्गत जो देश आते हैं उनकी नीति ये रही है कि दोनों गुटों से अलग रहना। सोवियत संघ की अगर साम्यवादी विचारधारा के अंदर हम जाते हैं तो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था से नाराज हो सकती है, अमेरिका नाराज हो सकता है। और अगर हम अमेरिका के सिद्धांतों के अंतर्गत अगर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाते हैं तो साम्यवादी व्यवस्था के तहत सोवियत संघ से नाराज हो सकता है। ये नीति गुड निरपेक्षता कहलाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दोनों जो उस समय की दोनों महाशक्तियां थी उन दोनों के सिद्धांतों से हटकर जो नीति अपनाई गई थी उसे गुड निरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुड निरपेक्षता, इसके नाम से लग रहा है गुड निरपेक्षता, अर्थात दोनों गुटों से अलग रहने की नीति क्या कहलाती है, गुड निरपेक्षता की नीति कहलाती है। 1956 में इसके लिए एक प्रस्ताव आया था और जोसेफ राज टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, इन लोगों ने आपस में जो मित्रता थी इन लोगों ने नीति बनाने की एक प्रयास किया था, जिसे बाद में है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना की जो वामे नक्रूमा है उनका पूरा समर्थन मिल गया और इस प्रकार से गुड निरपेक्षता की नीति लागू हो गई, गुड निरपेक्षता का सिद्धांत लागू हो गया। तो इस प्रकार से शुरू में इसमें प्रारंभिक सदस्य देश जो थे वो 5 थे। प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या इसमें 5 थी। वो जो सदस्य देश थे वो यहाँ पर है। अब देखिए इसमें जोसेफ राज टीटो यूगोस्लाविया के शासक, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, सुकर्णो है वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति और वामे नक्रूमा घाना के। ठीक है, तो ये इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है। जोसेफ राज टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो और वामे नक्रूमा और इनसे संबंधित देशों के नाम है। प्रश्न कई बार ये आता है इन देशों की राजधानी भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इस हिसाब से 5 सदस्य देश इसमें प्रारंभिक रूप से शामिल थे। प्रारंभ में 5 सदस्य देश थे और वर्तमान में इस समय इनके सदस्य देशों की संख्या 120 है। इस समय 120 सदस्य देश इसमें शामिल है। गुड निरपेक्षता का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, गुड निरपेक्षता का जो पहला शिखर सम्मेलन, जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और गुड निरपेक्षता का जो सिद्धांत रहा है वो यही रहा है कि दोनों गुटों से अलग रहने की नीति है। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत दोनों गुटों से अलग रहने की, अगर एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरा गुट से नाराज हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि उस समय अगर हम 1950 के बाद की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश हैं वो स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो उन स्वतंत्र देशों को इसमें शामिल करना था, उनको हर तरह से न्याय दिलाना था, उनका डेवलपमेंट करना था। तो ये सारे उनको अपने साथ लेकर चलना था। ऐसा नहीं था कि भाई वो उनको अमेरिका में शामिल करवा दिया जाए या सोवियत संघ में शामिल करवा दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि वो अगर अपनी गुटबाजियों में अगर शामिल हो गए तो फिर उनकी सॉवरेनिटी की संप्रभुता है वो समाप्त हो सकती है। तो गुड निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत ये, गुड निरपेक्षता की नीति वो ये बताती है कि हमें पृथकता की नीति नहीं अपनानी है। पृथकतावाद में तो क्या होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है कि हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया में इसमें क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो पृथकतावाद की नीति हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है ना, पृथकतावाद नहीं है, वो उसमें शामिल है। दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है उससे सकारात्मक हो रही है, नकारात्मक हो रही है, उसकी समय समय पर जानकारी गुड निरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर मिलती है। इसके अलावा प्रश्न बनता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है कि अपनी बात है वो साइलेंट रहना, तटस्थ रहना, किसी काम में दखलंदाजी नहीं देना। तो यहाँ तटस्थता की नीति नहीं है गुड निरपेक्षता की नीति कि अगर मान लो कोई बड़ा देश है वो छोटे देश पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है तो हम चुप रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अगर वो गलत कर रहा है तो गुड निरपेक्षता की नीति के तहत जो सदस्य इसमें शामिल है वो उसका जवाब देंगे, उसको समझाएंगे, उसको कहेंगे कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये किसी दृष्टि से ठीक नहीं है। इसी प्रकार से पलायन का मतलब होगा भाग जाना, वहां से भाग जाना। लेकिन यहाँ पर गुड निरपेक्षता की नीति के अंतर्गत ये नहीं है कि अगर
बड़ा देश छोटे देश पे हमला कर रहा है, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, हम वहां से भागेंगे नहीं, बल्कि हम उसका जवाब देंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई समस्या आती है तो हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की जो नीति का सिद्धांत है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के उन देशों के स्वतंत्र देशों को लेकर चलने की नीति है जिसमें वो आपस में सहयोग करना चाहते हैं, छोटे देशों की जो आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है उसको सुधारना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र में वो अपना सहयोग देना चाहते हैं, आपस में कोऑपरेशन अपनाना चाहते हैं जिससे विकास हो सके। बोर्ड में जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे पूछा जा सकता है गुट निरपेक्षता की नीति के तहत जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो उसका आंसर आपको देना है 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कौन सी कंट्री में आता है? यूगोस्लाविया में आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। शुरू में 5 प्रारंभिक सदस्य देश थे, उनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनमें से आ सकता है आपके इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, तो पांचों आपको पता होना चाहिए। राष्ट्राध्यक्षों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति है वो किस देश से संबंध रखता है, तो ये जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। बात करते हैं अगर इनकी कैपिटल की, तो यूगोस्लाविया की बेलग्रेड है, भारत की नई दिल्ली है, मिस्र को का आधुनिक नाम है वो इजिप्ट है, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, इसकी जो कैपिटल है वो काहिरा है। इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता है, घाना की है वो अकरा है। तो इस प्रकार से इनकी राजधानी, इनसे संबंधित देश, राष्ट्राध्यक्षों के नाम, इनकी नीतियां ये आना चाहिए। ये शीत युद्ध के दौरान ये जो सिद्धांत प्रचलन में आया था, और इस सिद्धांत ने जो है कौन से देशों को अपने में शामिल किया, ठीक है, और दोनों देशों से उनकी मित्रता भी बनी रही। गुट निरपेक्षता नीति का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि शीत युद्ध के दौरान न तो इनसे अमेरिका एंटी हुआ, न सोवियत संघ इनसे एंटी हुआ, क्योंकि इन्होंने न तो पूर्ण रूप से अमेरिका के सिद्धांतों को अपनाया जो पूंजीवादी सिद्धांत है, और नहीं सोवियत संघ के अंतर्गत इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, आपस में सहयोग, दोनों से मित्रता भी बनाए रखी और किसी प्रकार की शत्रुता भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो नीति काफी सफल भी रही। हालांकि इसमें कई प्रकार के आलोचनात्मक प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि भारत जो है 1971 में उसने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की संधि भी कर ली थी, तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि साथ उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया। लेकिन उसमें कई तरह के मुद्दे आते हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी है जो पाकिस्तान का बहुत चीजों के पक्ष लिया था, तो वो काफी गहराई वाले प्रश्न है। लेकिन शॉर्ट में आपको इसी ध्यान रखनी है, गुट निरपेक्षता की नीति है वो आपस में सहयोग की नीति है, छोटे देशों को साथ लेकर चलने की नीति है, विकास की नीति है, और कोशिश ये की जाती है कि उनका हर क्षेत्र में विकास हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखनी है। प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या 5 थी, अभी वर्तमान में 120 इसके सदस्य देश हैं, और अभी भी इसके सिद्धांतों को दुनिया में माना जाता है। छोटे देश जो आज विकासशील है, पिछड़े हुए देश है, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनके विकास के लिए ये आज भी कार्य कर रहा है। और उसके सिद्धांत, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, तो पूंजीवादी व्यवस्था को दुनिया में छाई हुई है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लेकिन फिर भी इसके सिद्धांतों को प्रासंगिक मान सकते हैं, और कहीं न कहीं ये है तो हर तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा।